हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर सरस्वती विद्या विहार स्कूल बांदीकुई की ओर से इस कोविड-19 महामारी के टाइम पे जब आपकी स्कूलिंग बंद कर दिए गए हैं तो आपको सरस्वती विद्या विहार स्कूल की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आप लोग घर बैठे अपनी एजुकेशन जारी रख सकें। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइजेशन का प्रयोग ज़रूर करते रहें। आज मैं आपके सामने क्लास 11th का एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक सर्कल डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे हर साल जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और काफ़ी मोस्ट टॉपिक है ये। सो सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे। व्रत, सर्कल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्रत, आप लोग व्रत से काफ़ी पहले से रूबरू हैं। आपने जब 9th और 10th में ज्योमेट्री पढ़ी थी तो आपने सर्कल की काफ़ी थ्योरम्स पढ़ी हुई थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो वहाँ भी आपने व्रत देखा था और व्रत के काफ़ी कुछ फार्मूलेस जो हैं वो भी आपको आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल और स्टार्ट करेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन से। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सीधे इससे शब्दों में हम सर्कल की डेफिनेशंस को इस टाइप से डिफाइन बोल सकते हैं। जैसे कोई ये गार्डन है जिसमें हमने एक 7 मीटर रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया है और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये घोड़ा जो मैक्सिमम एरिया की जो घास खाएगा वो क्या, तो घोड़े का लोकस क्या होगा, तो घोड़े का जो एक लोकस होगा वो आपका एक सर्कल होगा। क्या होगा आपका जो मैक्सिमम एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सर्कल कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खूंटा है जिससे आपने घोड़े को बांध रखा है वो खूंटा तो मूव होगा नहीं, वो तो एक जगह फिक्स रहेगा और जो घोड़ा है वो मूविंग होगा। क्या होगा, मूविंग होगा। तो इसी के तर्ज पे हम सर्कल की एक सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनाएंगे कि सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है, कांस्टेंट होती है। उस बिंदु के बिंदुपथ को हम व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, हम व्रत कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे एक सर्कल है, यहाँ पर ये एक इसका फिक्स्ड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। और इस सर्कल पर मैंने एक मूविंग पॉइंट ले लिया P, एक मूविंग पॉइंट क्या लिया है P, और इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया C। तो ये जो C होगा ये आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा, स्थिर बिंदु होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा। और P जो होगा ये आपका गतिमान बिंदु होगा, इसको हम बोलेंगे मूविंग पॉइंट। ये आपका गतिमान बिंदु होगा। और ये फिक्स्ड पॉइंट होगा। इससे, इस फिक्स्ड पॉइंट से जब हम इस मूविंग पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, नियत दूरी होती है। कौन सी दूरी होती है, नियत दूरी होती है। इस दूरी को आप सभी लोग जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, व्रत की त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। और ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका मूविंग पॉइंट है और ये आपकी कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, सभी स्टूडेंट डेफिनेशन नोट करते चलें कि व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है,
सदैव कैसी होती है, नियत होती है। इस नियत दूरी को वृत्त की हम त्रिज्या कहते हैं और एक फिक्स्ड बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको हम सी को हम सेंटर भी बोलते हैं। यही आपका वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर बोलते हैं जिसको हम। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन होती है सर्कल की। जैसा कि आपको मालूम है कि इस जो P पॉइंट जहाँ जहाँ जैसे मूव करेगा, इस पूरे कंप्लीट डिस्टेंस को इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी, 2πr होती है। अब एक सर्कल में और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये एक सर्कल है, एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन ने इस सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट किया, 2 पॉइंट्स पर कट किया है। कितने पॉइंट्स पर काट रही है, 2 पॉइंट्स पर। तो ये डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की क्या कहते हैं, इसको कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोड। और जो सेंटर से पास होता है ये भी एक कोड होती है, लेकिन हम इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इसको हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो सबसे ज़्यादा लंबाई की जो जीवा होती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके क्वेश्चन दे देते हैं कि ये रेखा है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि वो निश्चित बात है, वो रेखा जो होगी वो आप वृत्त का क्या होगी, व्यास होगी। सो यहाँ पर हमने वृत्त की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। ये आपको ड्रॉ करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी पे नोट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन तो ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण। वापस हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वहाँ से ही हम आपको ये बताएंगे कि किस टाइप से हम वृत्त की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, आपका केंद्र है वृत्त का। इस केंद्र को मैंने मान लिया h, के C, इस पॉइंट को C कंसीडर किया है। यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट है, गतिमान बिंदु है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने कंसीडर कर लिए x, y कंसीडर कर लिए। अब इससे इसको मिला दिया। ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, आपकी r होती है। सो अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि कुछ जो ग्राफ आपके सामने जो कर्व मैंने बनाया है उसमें CP इक्वल टू क्या है, आपका r है। CP इक्वल टू क्या है, r। अब हमें CP निकालना है। तो हम CP कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर आप जब फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो निश्चित बात है रूट क्या होगा आपका हट जाएगा और यहाँ पर आर पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। सो ये आपकी इक्वेशन होती है सर्कल की। यहीं पर हम एक कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं कि सपोज करो कि जो वृत्त का केंद्र है सी, वृत्त का केंद्र क्या है सी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हों वो मूल बिंदु हों। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे नोट में, यदि वृत्त का केंद्र 0 0 हो, यदि वृत्त का केंद्र क्या हो, 0 0 हो, तो जब वृत्त का केंद्र 0 0 होगा तो निश्चित बात है h का मान भी 0 हो जाएगा और k का मान भी 0 हो जाएगा। तो h की जगह हमने 0 रखा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा और k की जगह जब हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होती है आपकी। जब भी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आए तो आपको देखते ही समझ जाना है कि इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो आपका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। क्या होगा आपका, मूल बिंदु होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, इसको आप नोट कर लें। अब जो इसको हम इक्वेशन को हम बोलते हैं कार्तीय रूप, कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन बोलते हैं। और एक इक्वेशन और होती है जिसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप में वृत्त का समीकरण। सो अब हम प्राचलिक रूप में वृत्त का समीकरण निकालना देखेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। प्राचलिक रूप में वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक सर्कल की इक्वेशन। सो सभी स्टूडेंट अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने ले लिया वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण लिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है आपका, 0 0 और त्रिज्या क्या है आपकी, आर है। सो अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्सेस हैं आपके, ये एक्स एक्सेस है एंड ये वाई एक्सेस है। ये सेंटर है 0, 0। अब आप देखें ध्यान से, इस सर्कल पर मैंने एक मूविंग पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट ले लिया P, अब इससे इसको मिलाया मैंने। ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो थीटा होगा वो आपका 0 से 2 पाई के बिटवीन होगा। जो थीटा होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई के बिटवीन होगा। अब आप देखें यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया यहाँ पर, और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया मैंने M। अब आप देखें इधर ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस होगी ये x कोऑर्डिनेट्स होगा और ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट्स होगा, y कोऑर्डिनेट्स होगा। ये OM आपका क्या होगा, x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट्स एंड PM पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा आपका y, और ये OP क्या है आपकी रेडियस है। सो अब आप देखें ध्यान से यहाँ पर
समकोण त्रिभुज OPM में, वहाँ से आप देखेंगे ध्यान से कि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज OPM कंसीडर करेंगे। तो समकोण त्रिभुज OPM में, जब समकोण त्रिभुज OPM लेंगे और मैंने यहाँ से बनाया OM अपॉन, इसको आप O कंसीडर कर लें, ये O है, OM अपॉन OP, OM अपॉन OP क्या बनेगा? जैसा कि आपने 10th क्लास में या 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। तो आपने क्या बनाया? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण बनाया, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है आपका? कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। OM की वैल्यू क्या है आपके पास? x अपॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? r कॉस थीटा। x इक्वल टू क्या आ गया? r कॉस थीटा। ऐसे ही हम जब PM अपॉन OP बनाएंगे, PM अपॉन OP क्या होगा? लंब बटा कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा आ जाएगा। सो PM की वैल्यू क्या है आपकी? y है, और OP क्या है? r है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? r साइन थीटा। मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए आपके पास? r कॉस थीटा और r साइन थीटा। इसी को ही हम बोलते हैं वृत्त का प्राचलिक समीकरण। यहाँ पर थीटा क्या है? प्राचल है। थीटा क्या है आपका? प्राचल है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राचलिक समीकरण कहते हैं। प्राचलिक समीकरण होता है ये। जब भी आपको याद रखना है, जब भी किसी क्वेश्चंस में, मोस्टली जो IITs के क्वेश्चंस होते हैं, मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जब भी पॉइंट कंसीडर करने को कहा जाता है क्वेश्चन में, तो हम सदैव वृत्त पर जो बिंदु कंसीडर करते हैं वो प्राचलिक रूप में कंसीडर करेंगे। किस रूप में कंसीडर करेंगे? प्राचलिक रूप में कंसीडर करेंगे। r cos थीटा एंड r sin थीटा। यहाँ पर r जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो 2, 4, 6, 8, उसके अकॉर्डिंग आप r यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो r cos थीटा और r sin थीटा के ही फॉर्म में सदैव बिंदु लिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि भाई सर ये जो इक्वेशन है इसका सेंटर 0, 0 है, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये आ गई आपकी। अब यहाँ पर हमने सेंटर को चेंज कर दिया। सेंटर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया थोड़ी देर के लिए, और मान लिया सेंटर यहाँ पर जो वृत्त का समीकरण है, वृत्त का जो समीकरण है वो आपका है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी? तो सीधा सा सिंपल है, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए x माइनस एच को x कंसीडर कर लिया और y माइनस के को मैंने कैपिटल y कंसीडर कर लिया। मतलब x इक्वल टू क्या हो गया? x माइनस एच एंड y इक्वल टू क्या हो गया आपका? स्मॉल y माइनस के। सो यहाँ पर अब आप x की, कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपकी? क्योंकि अब आपका जो इक्वेशन है वो सेम इस टाइप का हो गया है, ठीक है ना। मतलब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। ओरिजिन को क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया है। तो अब आपकी इक्वेशन हो गई कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और जो कि आपकी इक्वेशन ये पहले से ही हमने इसको कंसीडर कर रखा था। तब उस समय जो आपके प्राचलिक समीकरण आया था वो क्या आया था? R cos थीटा एंड R sin थीटा। तो अब हम कैपिटल X की जगह सीधा क्या रखेंगे? R cos थीटा। सो यहाँ पर x की जगह हम क्या रख सकते हैं? x माइनस एच इक्वल टू R cos थीटा, और तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? h प्लस R cos थीटा।
और इसी टाइप से आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा। तो ये सिंपल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जब सेंटर मूल बिंदु से कुछ अलग दिया गया हो, तो इस टाइप से आप सीधा इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन सर्कल की डेफिनेशन पर करते हैं और एक दो क्वेश्चन हम पैरामेट्रिक फॉर्म पर देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, पॉइंट आपको गिवन है, जो बिंदु 4,5 से होकर गुजरता है। फिर से अगेन दोबारा सुनिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,5 से होकर गुजरता है एवं जिसका सेंटर 2,2 है। ये बिंदु दिया है, इससे वृत्त होकर गुजर रहा है और ये क्या है, आपका सेंटर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करके हमें पिक्चर क्लियर समझ में आ जाती है कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। सो आप देखें इधर ध्यान से, जैसे एक सर्कल है ये। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि सर्कल है, सर्कल जो बिंदु 4,5 से होकर गुजरता है। तो निश्चित बात है जब सर्कल पॉइंट 4,5 से होकर गुजर रहा है तो ये बिंदु जो है ये आपका कहाँ पर होगा, सर्कल पर होगा। सेंटर फिक्स्ड पॉइंट होता है आपका, सेंटर यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, क्या दिया है, 2,2 दिया है। अब किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। दो, अगर हमारे पास जैसे एक तो बिंदु और एक त्रिज्या। तो बिंदु तो हमें एक सेंटर की ज़रूरत होती है और एक हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो दो पार्ट्स की, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। एक तो पहला सेंटर जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, रेडियस जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी है। तो अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे इसकी। सो ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। तो रेडियस क्या होगी आपकी, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस। इसको मैंने C ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, P पॉइंट ले लिया। तो CP इक्वल टू क्या है, R है, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस क्या आ जाएगी, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका 2 पॉइंट के डिस्टेंस फार्मूला है। सो कैसे निकालेंगे, रखिए आप वैल्यू इसमें, आप सीधा 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 मीन्स कितना आ गया, √13। मतलब अपने पास रेडियस क्या मिल गई, 13 मिल गई। रेडियस आ गई, सेंटर आ गया, तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा। वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका, वृत्त का समीकरण ये आपका H है, ये आपका K है और R ये है। जो आपको इक्वेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो सीधा क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू √13 का स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा। अब 4 और 4 क्या हो गया, 8, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y और 8 को अगर आप 13 को इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और 4 और 4 8,
8 में से 13 को जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इजीली इक्वेशन आ गई किसकी, वृत्त का समीकरण। अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसी पर, मतलब प्राचलिक रूप में। ध्यान से देखें इधर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक जैसे आपको वृत्त दिया गया है, वृत्त का समीकरण दिया है x² प्लस y² प्लस px प्लस py इक्वल टू 0। अब आपसे बोला गया है कि इसकी आप प्राचलिक रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्योंकि अभी हमने जब प्राचलिक समीकरण निकालना देखा था तो जो इक्वेशन थी वो हमने इस रूप में ली थी, h और k के रूप में, बट यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में दी है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ऐसे इस रूप में ट्रांसफ़र करेंगे। आगे जाके जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तब आपको और इजी हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन करना। सो अभी आप देखें कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। x² प्लस px वाले टर्म्स को मैंने ऐसे लिख लिया, 2 इंटू p/2 इंटू x, इस टाइप से लिखा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, px आ जाएगा। ऐसे ही हमने y² प्लस 2 इंटू p/2 इंटू y इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आप देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारे पास a² है और 2ab है, बट b² नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, b² नहीं है। तो यहाँ पर b क्या है आपका, p/2। यहाँ भी b क्या है आपका, p/2। तो हम क्या करेंगे, p/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और p/2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। सो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर x² प्लस 2 इंटू p/2 x प्लस p²/4 जोड़ दिया। यहाँ भी हम जोड़ देंगे इसी टाइप से, 2 इंटू p/2 y और p²/4। जब हमने p²/4 कितनी बार जोड़ा है, 2 बार, मतलब p²/2 जोड़ा है दोनों को मिलाकर। तो जब हमने जोड़ा है तो LHS में जोड़ा है, तो मैं यहाँ पर 0 में भी p²/2 ऐड करे देता हूँ। बात बराबर भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमें दिया था वही हमें वापस मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब x प्लस p/2 का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे ये क्या बन जाएगा, y प्लस p/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/√2 का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि सेम उसी फॉर्मेट में आ गया आपका, x माइनस है यहाँ पर क्या है, प्लस है, मतलब h और k दोनों नेगेटिव हैं। h और k दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अब हमें इसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे, x प्लस p/2 बराबर क्या होता है, r cos थीटा। r क्या है आपका, p/√2, तो p/√2 cos थीटा हो गया ये। तो यहाँ से आप x की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का p/2 प्लस p/√2 cos थीटा, ये आपका आ गया x कोऑर्डिनेट्स। और ऐसे ही आपका y कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, y प्लस p/2 इक्वल टू p/√2 साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का p/2 प्लस p/√2 साइन थीटा। तो ऐसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म, इस टाइप के जो सर्कल्स होंगे उनका इजीली पैरामेट्रिक फॉर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। केवल आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है,
हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का टर्म्स एक ये था और एक ये था, तो हमने इसको कैसे चेंज किया कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, तो p/2 हमारा b है, तो b स्क्वायर जोड़ना है। b स्क्वायर जोड़ना है मतलब b स्क्वायर अपॉन 4 जोड़ दिया। इसके लिए भी b स्क्वायर अपॉन 4 जोड़ दिया। हमने b स्क्वायर अपॉन 4 कितनी बार जोड़ा? 2 बार, तो मतलब ओवरऑल कितना जोड़ा? p स्क्वायर अपॉन 2 जोड़ा है, तो p स्क्वायर अपॉन 2 LHS में जोड़ा, तो मैंने RHS में भी जोड़ दिया और सीधा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ पूर्ण वर्ग बनाने का। हमेशा याद रखना कि जो x का कोफिशिएंट होता है, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? p, तो p का आधा जोड़ना पड़ता है। p का आधा जोड़ना पड़ता है और p के आधे का x के गुणांक के आधे का वर्ग घटाना पड़ता है। सीधा सा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। x के गुणांक, अगर ये प्लस है तो जोड़ेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो घटाएंगे। x के गुणांक का आधा, पॉजिटिव साइन यू है तो जोड़ेंगे और नेगेटिव साइन है तो घटाएंगे। बट जो आप जोड़ेंगे या जो आप घटाएंगे उसका वर्ग सदैव घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो इस टाइप से आप किसी भी सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए हाँ, अब ध्यान से देखेंगे जनरल इक्वेशन। ये जो अभी अपन ने जो इक्वेशन पढ़ी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन थी? स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण बोलते हैं जिसको। अब हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यापक समीकरण बोलते हैं इसको। वृत्त का व्यापक समीकरण। ध्यान से देखेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। अब हमें इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही इसको हम पहले x प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। वहाँ से हमें साफ साफ दिख जाएगा कि केंद्र क्या है और रेडियस क्या है। तो आप देखें यहाँ पर ध्यान से कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab दिया है। मतलब b क्या है यहाँ पर? b है आपका g। b क्या है? g है। तो g का वर्ग जोड़ेंगे और g का वर्ग ही क्या करेंगे? घटाएंगे। सो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy। यहाँ पर क्या आ जाएगा? f का स्क्वायर और इक्वल में RHS में भी जोड़ देंगे g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और c को हम उस साइड ले गए तो माइनस का क्या आ गया? c आ गया। अब आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस जी का होल स्क्वायर आ गया ये। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर।
तो अब आप इसका कंपेयर करें कि x माइनस एच का जो इक्वेशन हमने पहले निकाली थी, x माइनस माइनस था यहाँ पर, जब यहाँ पर बीच में माइनस होता है तो केंद्र पॉजिटिव होता है, और जब प्लस होता है तो केंद्र कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप सीधा देखें कि जो आपका वृत्त का केंद्र आएगा क्या आ जाएगा, माइनस जी, और माइनस का एफ आ जाएगा। ये क्या होता है, आपका सेंटर होता है। और त्रिज्या क्या आएगी आपकी, त्रिज्या आ जाएगी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो जी है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। एक डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ कि किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g, और यहाँ पर क्या है g, मतलब x के गुणांक का आधा है, x के गुणांक का कितना है, आधा है, बट अपोजिट साइन में है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो हम सेंटर को क्या लिखेंगे, सेंटर आप इस टाइप से भी डिनोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि -1/2 x का गुणांक, x का गुणांक, और -1/2 y का गुणांक। ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है। अब आपको जैसे किसी क्वेश्चन में आपको रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है, तो अब हम कैसे करेंगे, रूल सभी स्टूडेंट लिख लेंगे इस नियम को। रूल्स क्या है, केंद्र और त्रिज्या निकालने का। सर्वप्रथम जो आपको इक्वेशन दी जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए आपकी जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और वाई स्क्वायर का गुणांक भी कितना है, 1 है। तो सर्वप्रथम हम दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में जो भी आपको जो इक्वेशन आपको दी जाएगी उसमें आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उठता है कि सपोज करो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और वाई स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो अब हम 1 कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम कैसे कॉमन लेंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और वाई स्क्वायर का गुणांक अगर 3 है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक अलग अलग दिए हैं, तो वो वृत्त है ही नहीं, वो वृत्त का समीकरण नहीं होगा, वो अन्य किसी और वक्र का समीकरण होगा। वृत्त के समीकरण के लिए कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक सदैव समान होते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक कैसे होते हैं, सदैव समान होते हैं। यहाँ पर दोनों संख्याएं सेम दी जाएंगी। जैसे सपोज करो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दे दिया, तो आपको 2 से भाग लगाना पड़ेगा। मतलब त्रिज्या और केंद्र निकालने से पहले आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपकी रेडियस और सेंटर दोनों ही गलत हो जाएंगे। दोनों ही कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहला पार्ट ये ध्यान रखना है, रूल जो है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमें कितना बनाना है, सदैव 1 बनाना है। चलिए अब इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहीं पर तुरंत, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने आपके सामने ले ली। यहाँ पर प्लस का 7 है, देखो इधर आप ध्यान से इक्वेशन। अब इसका हमें केंद्र एवं त्रिज्या निकालनी है, केंद्र व त्रिज्या फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूल बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो हमें सबसे पहले कितने से भाग लगाना है, सीधा 2 से भाग लगाना है। तो सबसे पहले आप 2 से भाग देने पर दो से जब आप भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स
प्लस 5/2 y प्लस 7/2 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब आप इस पर देखें ध्यान से, x का गुणांक कितना है, वहाँ पर 3/2 नेगेटिव है, माइनस का है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, x के गुणांक का आधा और बाहर क्या लगाना है, माइनस। तो देखो इधर केंद्र निकालना है आपको, तो -1/2 इंटू क्या कर देंगे, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, -3/2, ठीक है। -1/2, फिर हम y का गुणांक लिख देंगे। y का गुणांक कितना है, 1/2। तो आपका यहाँ से सेंटर सीधा आ गया, कितना आया 3/4 कॉमा माइनस का 5/4, ये आपका क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। अब आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, r इक्वल टू क्या था फार्मूला आपका, g²। g कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/16 प्लस f² -5/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 25/16 और माइनस का कितना आ जाएगा 7/2। अब आप इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें सीधा, 16 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 56 आ जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो आपकी इमेजिनरी आ रही है। 25 और 9 कितना होगा आपका 34 में से जब हम 56 घटाएंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई, मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका, इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी। मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। g² प्लस f² 9/16 25/16, ठीक है, माइनस का c 7/2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको नेगेटिव कर देते हैं तो सही आ जाएगा आपका डाटा। ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन में 16। इसको सॉल्व कर लें आप, वही आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज़ मालूम पड़ती है कि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। रेडियस नेगेटिव आ गई मतलब भाई सर्कल जो है वो रियल सर्कल कब होगा, जब उसके पास कुछ रेडियस होगी। भाई रेडियस ही आपकी इमेजिनरी काल्पनिक आ गई तो वो सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कभी कोई क्वेश्चंस अगर आपके सामने ऐसा दे दिया गया कि जिसकी रेडियस इमेजिनरी आ रही है तो आप वहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं कि ये वृत्त संभव नहीं होगा, और क्योंकि इसकी त्रिज्या ऋणात्मक है और त्रिज्या जब भी त्रिज्या जब भी इमेजिनरी होगी तो वो सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हमने सर्कल की डेफिनेशन प्लस सर्कल के इक्वेशंस, प्राचलिक फॉर्म, व्यापक समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो सर्कल के पार्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।